प्रेम का मतलब सत्य का मार्ग है और संगत का मतलब खोया पुनम संगत का मतलब प्राकृतिक सत्य के मार्ग का संगति करना। हमारे जीवन में बहुत से समस्याएं हैं, संघर्ष है और उन समस्याओं का समाधान अच्छे संगत में मिलता है। संघर्ष में सही रास्ते संगत से ही मिल सकता है। जिस प्रकार से बुरे संगत के साथ रहने से स्वयं भी बुराई अंदर प्रवेश कर जाता है, वैसे ही अच्छे संगत में रहने मात्र से ही अच्छाइयाँ हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। आज के समय में लोग अपने जीवन उद्देश्यों पर, जीवन के कार्यों पर, कर्तव्यों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनका समय और धन दोनों बर्बाद होते रहता है। देखते देखते ही जीवन पूरा कटने लग जाता है, खत्म होने लगता है और उसके बावजूद भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। यह जीवन मात्र एक बार मिला हुआ है और इस एक बार मिले हुए जीवन को जितना ज्यादा सफल बनाया जा सके उतना बनाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। सफलता का मतलब कम से कम आपके पास इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा हो कि आप संतुष्ट हो सके। दूसरा, कम से कम इतना धन और संपत्ति हो ताकि अपने संसाधनों को आप बढ़ा करके संतुष्ट हो सके। और तीसरा, आपके पास ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो ताकि उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कहीं पर भी आप अपने आप को स्थापित कर सके। तो इन तीनों के अलावा एक चौथा चीज जिसमें आपको संतुष्टि हो कि मैंने अच्छा किया, ऐसा लोक व्यवहार, ऐसी आदत, ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार का निर्माण करना जिसके आधार पर आप अपने आप को संतुष्ट कह सकें। जब ये चारों चीज सही मात्रा में हमारे जीवन में होता है तो हमें किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं रह जाता। अन्यथा पूरा जीवन भर हम शिकायत करते रह जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, इस चीज की कमी है, लोगों के पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं है। और जब हम अपनी कमजोरी का शिकायत करते हैं तो हम अधूरा या अपूर्ण होते हैं। इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों को अपने एक ही जीवन जो मिला है इस जीवन में प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास तभी शुरू हो पाएगा जब आप किसी अच्छे संगत में हो, क्योंकि जब तक यह आत्म चेतना नहीं होगी कि मुझे अच्छा करना है, तब तक आप बुराइयों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, तब तक आप कमजोरियों के
समस्याओं के, बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रतिदिन हम वैष्णव संगत में जुड़े और अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाने के लिए आगे बढ़ सके। इस संगत कार्यक्रम में अभी हम लोगों ने देखा हमारी जन व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाना है, फिर से पुनः निर्माण करना है उसका। जन व्यवस्था हमारी दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, जो प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति के दर्शन के अनुसार और जीव जंतुओं का जो सिस्टम है उस सिस्टम को फिट करके बनाया गया व्यवस्था है जन व्यवस्था, जिसको वर्तमान में कबीला व्यवस्था भी कहते हैं, और इसी कबीला व्यवस्था को अंग्रेजी में ट्राइब कहते हैं। ये हमारी जो गण व्यवस्था है वो खत्म होने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि हमारे इस व्यवस्था में बाहरी घुसपैठ, बाहरी विचारधारा तो घुस ही चुका है। साथ में हमारे कबीले के, हमारे जन व्यवस्था के जो लोग हैं वो भी अज्ञानता के कारण से इस सिस्टम को छोड़ करके, इस सिस्टम को तोड़ करके लोक लुभावन दूसरों की व्यवस्था में जाने के लिए प्रेरित है, और जो दूसरों की व्यवस्था में जाएगा वो नेट में, जाल में फंस जाएगा। आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित और भविष्य बनाने के लिए हमको इस जन व्यवस्था को पुनः मजबूत करना पड़ेगा, पुनः निर्माण करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत गांव से करना है। गांव लेवल पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इस बारे में हम लोगों ने लगातार चर्चा किया। गांव में मोहल्ले लेवल पर और गांव लेवल पर जो कमेटी होगा, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, और हर एक मोहल्ले में गुड़ी उद्यान या मोहल्ला उद्यान, जहाँ पर नर्सरी होगा वहीं पर हमारे शिक्षा केंद्र भी होंगे। इस दिशा में हम सब लोगों को प्रयास करना है। अब इस काम को करने के लिए हर एक मोहल्ले पर मोहल्ले लेवल का वॉलंटियर नियुक्त किया जाना है, और 15 गांव के बीच में इस फील्ड वॉलंटियर की नियुक्ति होगी, और केंद्रीय लेवल पर, मतलब ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक वॉलंटियर की नियुक्ति होगी। ये 3 लेयर की वॉलंटियर मोहल्ले लेवल का, 15 गांव के फील्ड लेवल का और ब्लॉक लेवल पे नियुक्त करना है। और इसको नियुक्त करने के लिए उन वॉलंटियरों का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, फिजिकल ट्रेनिंग। अब वो फिजिकल ट्रेनिंग 2 दिन का इस महीना में 9 और 10 मई को मुख्यालय प्रतापपुर में आयोजित किया गया है। गांव लेवल के जो बरार है, गांव लेवल के जो अर्थव्यवस्था है उसको पहले मजबूत करना है। गांव लेवल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव लेवल के भी बरार व्यवस्था बनाए गए हैं। केंद्रीय लेवल की बरार व्यवस्था तो है ही, इसके अतिरिक्त विलेज लेवल के बरार व्यवस्था भी बनाए गए हैं। और विलेज लेवल की बरार व्यवस्था में पहला है वो है खरवन। खरवन का मतलब है कि जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन का कुछ अंश हमको अपने गांव की व्यवस्था के लिए जमा करना है। जैसे हमारे गांव में अभी भी बहुत से सहयोगी जो जातियां हैं, जैसे गाय चराने वाले राउत है, लोहार है,
धोबी है, नाई है, इनको सेवा के बदले में खरवन निकाल करके दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में खरवन बोलते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं आप देख लेंगे। खरवन का मतलब एक बांस की टोकरी या सूपा में, जिसमें सभी प्रकार के अनाज, चावल, दाल, नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन आदि का पूरा पैकेज निकाल करके दिया जाता है। उसको छत्तीसगढ़ में हमारे तरफ खरवन कहा जाता है। धान मिसाई के बाद बहुत से मंगल योगी मांगने के लिए भी आते हैं, और वो इस अधिकार से मांगने के लिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी समुदाय फसल चक्र पूरा होने के बाद सबको दान करता है, खरवन के रूप में वो दान करता है। और ये जो खरवन है वो परंपरागत तरीके से बहुत पहले से चला आ रहा है। इसी खरवन को आर्थिक गण व्यवस्था का नीति बना करके नए तरीके से इसको लागू किया गया। ये खरवन गांव लेवल पर दूसरों को देने के लिए था, लेकिन स्वयं गांव के लिए नहीं था, लेकिन उसको गांव लेवल पर लागू किया गया है। हर एक मोहल्ले से अपने उपज या संग्रहण का 2%, इसको उपज बरार भी कहते हैं। खरवन को उपज बरार। मुस्लिम समुदाय का देखेंगे तो वो लोग उसरा उनमें होता है। उसरा का मतलब होता है तो जो भी उत्पादन करते हैं उस उत्पादन का वो 5% लगभग अपने मस्जिद कमेटी को देते हैं। उनका उसरा, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय में ज़कात होता है उसी प्रकार से उसरा होता है। अपने इनकम का 3% तो देते ही हैं मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मस्जिद कमेटी को, लेकिन अपने उत्पादन का भी वो लोग देते हैं, जिसको ज़कात और उसरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आर्थिक गण व्यवस्था में गांव लेवल पर ये जो उपज बरार है, जिसको खरवन भी कहा जाता है, उसको प्रत्येक परिवार के हिसाब से 2% लागू किया गया है। अगर कोई इससे ज्यादा मात्रा में देना चाहे तो दे सकता है। ये व्यवस्था लागू होगी तो निश्चित रूप से हर एक घर के लोग देने वाले चीजों को कभी नाप के नहीं देते हैं। हमारा आदिवासी समुदाय की यह महानता है, जो नाप के नहीं देता है। ऐसी एक सुपा, एक बोरी, आधा बोरी निकाल करके देता है। वो प्याज, लहसुन आदि खेती भी करता है, तो उसका नियत उसको बेचने की नहीं होती, बल्कि रिश्तेदारों को बांट देते हैं। ऐसे समुदाय के हम लोग हिस्सा हैं, और जिस दिन गांव में ये खरवन सही तरीके से लागू करवाने वाले वॉलंटियर मिल जाएंगे, उस दिन उस गांव में बहुत ढेर सारे अनाज, बहुत ढेर सारे वनोपज खरवन के रूप में इकट्ठा होने लगे। चाहे वो धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, मक्का हो, बाजरा हो, जो भी आप खेती करते हैं, उस खेती का 2% अपने गांव के सामूहिक कोष में जमा करना है। उसी प्रकार से जो भी इकट्ठा करते हैं वनोपज से, चाहे महुआ हो, चाहे अन्य कोई वनोपज हो, उसका भी 2% गांव के कोष में जमा करना है। गांव लेवल पर जो कोष होगा वो पारंपरिक ग्राम सभा का कोष होगा। पारंपरिक ग्राम सभा को नार गण व्यवस्था भी कहते हैं।
हमारी जो गण व्यवस्था है वो कुल से शुरू होकर के संयुक्त गणवाना लेवल पर जाता है। तो नार गण व्यवस्था, जिसको पारंपरिक ग्राम सभा भी बोलते हैं, उसका अकाउंट होंगे, उसका बैंक खाता होगा और उसी बैंक खाता में सभी प्रकार के खरवन को पैसों में कन्वर्ट करके जमा किया जाएगा। और ऐसा कई गांवों में शुरू किया जा चुका है। तो ये गति इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि पूरे त्याग और लगन के साथ अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में काम करने वाले वॉलंटियर की कमी है, या फिर हम लोग वॉलंटियर खोज नहीं पा रहे हैं, या फिर गांव के लोग इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। जिस दिन ये वॉलंटियर हम लोग खोज लिए अपने अपने मोहल्ले के लिए, तो हर एक मोहल्ले से खरवन इकट्ठा होने लगेगा। अब कल्पना करिए कि एक साल में, हर साल प्रति वर्ष जो है, हर एक परिवार से इतने ढेर सारे खरवन इकट्ठा होगा, जिसको रुपयों में कन्वर्ट करके नारगण व्यवस्था के खाते में, पारंपरिक ग्राम सभा के खाते में रखा जाएगा। पारंपरिक ग्राम सभा का भी एक कमेटी है, जिसमें गांव का मुखिया, मांझी, पटेल, बुढ़ी, कोतवाल, अलवा, सिंहा, इसका पूरा सभा है। और साथ में उस नारगण व्यवस्था का कैबिनेट भी होंगे। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल, जिस प्रकार से राज्य सरकार का विधानसभा होता है और साथ में उसका कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार से नारगण व्यवस्था में नारगण व्यवस्था का सभापति तो होंगे ही, उसका सभा तो होगा ही। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, जिस प्रकार से प्रदेश में विधानसभा होता है, उसी प्रकार से हर नारगण व्यवस्था में, हर गांव लेवल पर हमारे पारंपरिक ग्राम सभा नारगण व्यवस्था होगा। जिस प्रकार से केंद्रीय लेवल का जो मंत्रिमंडल है, उसका हेड, उसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, जिस प्रकार से प्रदेश लेवल का जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसका लीडर मुख्यमंत्री कहलाता है, उसी प्रकार से हमारा नारगण व्यवस्था का भी जो मंत्रिमंडल होगा, वो भी हमारा गांव का मुखिया या गांव का अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में होंगे। कोई नारगण व्यवस्था का शिक्षा मंत्री होगा, तो कोई नारगण व्यवस्था का स्वास्थ्य मंत्री, कोई खेल मंत्री, कोई युवा कल्याण मंत्री। इस प्रकार से व्यवस्था पारंपरिक ग्राम सभा नारगण व्यवस्था लेवल पर होगी। अब इसके लिए जो फंड होगा वो खरवन सिस्टम से आएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है गांव लेवल के कोष का निर्माण करने के लिए। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है श्रम मूल्य बरार। श्रम मूल्य बरार का मतलब है कि पहले के लोग अपने गांव के लिए पूरा पूरा समय देते थे। गांव का विकास कैसे होगा, गांव की सुंदरता कैसे बढ़ेगी, गांव के तालाब का निर्माण करने के लिए, गांव का नहर निर्माण करने के लिए, गांव के बूढ़ी घर को मरम्मत करने के लिए पहले के लोग अपने गांव के लिए समय देते थे और प्लस श्रम भी करते थे। जब हमारे गांव में कोई पंचायती व्यवस्था नहीं आया था, जब कोई सरकारी फंड नहीं थे, जब कोई सरकार नहीं था, उस समय हमारे गांव में, हमारे गांव का जो निर्माण है, हमारे गांव में जो सुविधाओं का विकास है, तो सरकारी फंड से नहीं बना है, बल्कि परस्पर श्रम से बना है, परस्पर श्रमदान से बना हुआ है। वो परस्पर श्रमदान की जो व्यवस्था है उसको करना है और पुनर्जीवित करने के लिए श्रम मूल्य बरार निर्धारित किया गया है। केंद्रीय लेवल पर निर्धारित किया गया है, किंतु हर एक गांव में यहाँ लागू होगा श्रम मूल्य बरार।
श्रम मूल्य बरार भी प्रत्येक परिवार को वर्ष में 2% देने हैं, 2% या नग देने हैं। इसको ऐसे समझिए कि 2 नग का मतलब पति और पत्नी का एक परिश्रम, या फिर आप एक ही दिन पति पत्नी वहां जाकर के काम कर सकते हैं, अथवा 2 दिन अलग अलग काम कर सकते हैं। परिश्रम करना है गांव लेवल पे। अब वो भी टाइम पास नहीं, बल्कि 8 घंटे बकायदा श्रम रजिस्टर होगा, कौन से परिवार के लोग श्रमदान किए हैं कि नहीं किए हैं, उसका रिकॉर्ड संभालित होगा। और जिस परिवार के पास श्रम करने के लिए समय नहीं होगा, जैसे बहुत से कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, अब अधिकारी कर्मचारी गांव में श्रम करने के लिए उनके पास समय नहीं जाता, ऐसी स्थिति में वो अपना श्रम मूल्य जमा करा सकते हैं। वैसे इसका श्रम मूल्य बराबर ही है कि 2 परिश्रम का मूल्य जमा करने का। रोजगार गारंटी में जो दर चल रहा होगा, मजदूरी दर, वो मजदूरी दर पारंपरिक ग्राम सभा नारगन व्यवस्था में 2 साल में 2 एक परिवार से 2 जमा करने का सिस्टम है। और जो जमा भी करना चाहेगा वो 8-8 घंटे का 2 दिन परिश्रम करेगा, और वो परिश्रम भी जो जरूरत है वही परिश्रम करेगा। मतलब जो है कुछ भी काम नहीं, गाँव के लोगों को लगेगा कि इस काम को हमको करना है, उस परिश्रम को करना है। तो ऐसा करने से गांव के काम भी होगा और साथ में उसका मूल्य जो जमा होगा उसके फंड का निर्माण होगा। तो ये श्रम मूल्य बड़ा। दूसरे प्रकार के गांव लेवल पर जो कोष का निर्माण होना है, उस कोष के लिए ये स्रोत है, आय का स्रोत है। और तीसरा प्रकार का जो फंड होगा वो विवाद निपटान के लिए, पंजीयन और विवाद निपटान करने के बाद जो जुर्माना है, दंड जुर्माना का जो राशि है, वो राशि भी उसी खाते में जमा होगा। बिना दंड जुर्माना के ही कोई प्रदेश नहीं चल सकता, कोई देश नहीं चल सकता, परिवार भी नहीं चल सकता। हमारे गांव में जो दंड जुर्माना था उसी के चलते हमारा गांव व्यवस्थित था, सुव्यवस्थित था। जब से हम लोगों ने विवाद का निपटान गांव में करने के बजाय थाना और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगे, तब से हमारी समस्याएं और बढ़ गई और हमारी जन व्यवस्था बिखरते जा रहा है। इसलिए गांव लेवल का जो न्याय करने की जो व्यवस्था है, गांव लेवल पर जो विवाद निपटान करने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। गांव में किसी प्रकार से विवाद के मामले होते हैं, क्रिमिनल केस को छोड़ करके, आपराधिक प्रकरण को छोड़ करके, आपराधिक प्रकरण है तो भी तो पहले पारंपरिक ग्राम सभा में वो मामला जाएगा। पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से ही अगर लगता है कि पुलिस थाना को सूचना करना है, तो पुलिस थाना को पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। और यदि नहीं लगता है कि विवाद का मामला है, आपराधिक प्रकरण नहीं है, झगड़े इस प्रकार से होते ही रहते हैं, तो इस प्रकार से विवादों का निपटान करने के लिए हमारा पारंपरिक ग्राम सभा नारगन व्यवस्था का जो न्यायालय है, उस न्यायालय में अपील किया जाएगा, वकीली शुल्क होगा और एक निर्धारित तिथि पर कोटवार के माध्यम से सभा बुला करके उस विवाद पर निराकरण किया जाएगा, विवाद का फैसला किया जाएगा। इसमें जो अपील करता है उनकी तरफ से भी एक कुछ मामूली पंजीयन शुल्क होंगे, ताकि फर्जी केस न हो, फर्जी केस लगा करके समाज के समय बर्बाद न करें, इसलिए कुछ अपीली शुल्क होगा। इसके अलावा जब सभा बैठेगा, न्याय सभा जब बैठेगा, तो न्याय सभा में दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा। दोनों पक्ष अपने अपने बातों को रखने के लिए पंच रख सकते हैं।
जिस प्रकार से अदालत में वकील होते हैं, उसी प्रकार से दोनों लोग अपने अपने पक्ष को रखने के लिए समाज का, गांव का कोई भी बोलने वाले व्यक्ति को पंच के रूप में रख सकते हैं। वो अपने क्लाइंट की तरफ से समाज में बात को रख सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग भी समाज में अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति समाज में अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो बेवजह उसके ऊपर उसको गलती ठहरा दिया जाएगा और उसी के ऊपर जुर्माना लग जाएगा। इसलिए तर्क वितर्क और बहस की प्रक्रिया वहां पर होगी। अपने अपने पंचों के माध्यम से उस न्याय सभा में बहस होगा और उसके बाद जिसका गलती, जिसको दोषी पाया जाएगा, विवाद के लिए जो दोषी है, उसको वहां निर्धारित आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दोनों पक्षों की गलती है तो दोनों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और वो जुर्माना की राशि भी पारंपरिक ग्राम सभा नारगंज व्यवस्था के खाते में जमा होगी। इस प्रकार से चूंकि कोर्ट कचहरी आना जाने से ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता ही है, इसके बावजूद भी उसको ध्यान नहीं मिल पाता। यदि पारंपरिक ग्राम सभा में ही, नारगंज व्यवस्था में ही विवाद के मामले का निपटारा कर लिया जाए तो समाज का और लोगों का समय और धन दोनों बचेगा, पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। अभी हमारे पूर्वजों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमको पुनर्जीवित करना है और अपने अपने गांवों पर मजबूती से इसको लागू करने के लिए हमारा जो वॉलंटियर है मोहल्ले लेवल पे, उन लोगों को सक्रिय करना पड़ेगा, उन लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा और साथ में ब्लॉक लेवल के जो वॉलंटियर है उन लोगों को भी एक्टिव, उनको भी नियुक्ति करना पड़ेगा। 15 गांव के वॉलंटियरों को भी नियुक्त करना पड़ेगा। जब तक आपके क्षेत्र में वॉलंटियर नहीं होंगे तब तक इस काम को करने वाला कोई नहीं होगा। हम सब लोग, बहुत से लोग कर्मचारी होते हैं, अपना अपना कार्य है, जिसके चलते हम पूरी तरह से समय नहीं दे पाते। तो हमारे बदले में काम करने वाले जो पूरा समय दे, 8 घंटा काम करे समाज के लिए, ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा और उसके माध्यम से ये काम को कंप्लीट करवाना है। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी गण व्यवस्था का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से बरार से, खरवन से, श्रम मूल्य बरार से और दंड जुर्माना की राशि से और कुछ पंजीयन जो होंगे उन पंजीयनों के राशि से जो फंड आएगा, जो पैसा आएगा, वो गांव की फौज का निर्माण होगा। वो गांव लेवल पर होगा, उसका संधारण गांव लेवल का रजिस्टर होगा, गांव लेवल का केस बुक होगा, गांव लेवल का खाता होगा और उस पैसे का उपयोग गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना है। और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या करना है कि गांव में जितने भी कच्चे माल हैं, चाहे कृषि उपज हो चाहे वनोपज हो, उन सबको उस गांव के पैसों के माध्यम से सबको खरीदना है। अभी क्या होता है कि कोई भी व्यापारी हमारे गांव में जा करके सारे कच्चे मालों को, सारे संसाधनों को खरीद लेता है और उसको जा करके अपने उद्योग में प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट बना करके हमको ही बेचता है। वो उद्योग व्यापार की तरफ दारी व्यापारी लोग हमारे कच्चे मालों खरीद करके ले जाते हैं। लेकिन ये नारगंज व्यवस्था के माध्यम से अपने गांव के जितने भी कच्चे माल हैं, चाहे कृषि उपज हो चाहे वनोपज हो, उसको गांव लेवल पर ही खरीद करके उसको गोदाम बना करके भंडारण करना। गांव में जो बनने लायक जो चीजें हैं, जो सामान, जो प्रोडक्ट गांव में बन सकता है, उसको गांव में बनाने के लिए मशीनरी का मशीन लगाया जाएगा, उद्योग, लघु उद्योग लगाया जाएगा और गांव में ही प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो गांव से जो कच्चे माल बच गए या गांव में जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, उसका
संधारण होगा ब्लॉक लेवल पर TRC में, इसको ट्राइबल रिसोर्स सेंटर कहते हैं, आदिवासी संसाधन केंद्र कहते हैं। ये ब्लॉक लेवल पर 10 एकड़ से 100 एकड़ एरिया में बनने वाला इस ब्लॉक के लोगों का सामाजिक बाजार होगा। हम गांव में जितने भी कच्चे माल हैं उन कच्चे मालों को खरीद करके या तो गांव में ही प्रोसेसिंग करेंगे अथवा ब्लॉक लेवल का जो TRC है उस TRC में उसको जमा करके उसको बेच करके ब्लॉक लेवल पर निर्माण का कार्य किया जाएगा। बहुत से उद्योग तो गांव लेवल पर ही चालू हो सकता है। आटे का, तेल का, आटा ऑलरेडी हमारे लोग पहले से चक्की में पीस करके बनाते ही थे। तेल भी हमारे लोग पहले से तिरही में उसका तेल का घानी में पेर करके तेल निकालते ही थे। ये सब कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अभी हम जब कच्चे माल को ही मार्केट में बेच देते हैं तो उस कंडीशन के कारण से उसके चलते हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई उत्पाद नहीं होता और हम हर चीजों के लिए बाजारों पर निर्भर होते चले गए हैं। तो ये नारगढ़ व्यवस्था और मोहल्ले लेवल का जो व्यवस्था है उसको हमको पुनर्निर्माण करना होगा, इसको स्थापित करना पड़ेगा, तभी हम आने वाला पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। इसलिए ये गण व्यवस्था का जो मूल है वो हमारे गांव है। गांव से शुरुआत करना है। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सब लोगों को शामिल होना है, सब लोगों को हिस्सेदारी होने के लिए प्रेरित करना है। और इसीलिए रात के 8 बजे तो वेबिनार चलता ही है, साथ में सुबह जो कोई अपनी संगत है उस संगत के माध्यम से भी इसको प्रसारित किया जा रहा है। अब सभी लोगों से आग्रह है कि सप्ताह में जो 4 दिन मंगल, बुध, गुरु और शुक्र कोई अपने संगत का जो लिंक है उसको सब जगह अपने स्वेच्छा से शेयर करना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिदिन वेबिनार हो चाहे ना हो, संगत रहे चाहे ना रहे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र को सब तरफ शेयर करना ही करना है। किसी कारणवश यदि संगत कार्यक्रम स्थगित रहेगा तो उसकी सूचना मेरे द्वारा डाला जाएगा। जब तक वो सूचना नहीं डाला जाता है तब तक स्वयं ही उस लिंक को सब तरफ शेयर करना है, सभी ग्रुपों में भेजना है। ये जिम्मेदारी भी सब लोगों को उठाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि इस लिंक को, इस मीटिंग के कोऑर्डिनेशन संगत का जो लिंक है उसको आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कल संगत कार्यक्रम है कि नहीं है। इसलिए उसको बिना कहे शेयर करना है। चलिए आज के योग और 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं।